अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर्स में हमने हाइड्रोजन एटम के बारे में कुछ पढ़ा था। अगर हम हाइड्रोजन लाइक एटम कंसिडर करें तो उसके लिए जो हैमिल्टोनियन है, तो हैमिल्टोनियन को हम इस तरह लिखते हैं कि एच नॉट इज इक्वल टू पी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m माइनस 114 एप्सिलॉन नॉट जेड टी स्क्वायर आर। ये हम किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये हैमिल्टोनियन लिखते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और सेकंड टर्म जो है वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी टर्म। हाइड्रोजन लाइक एटम से ये मतलब है कि वो एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब बोहर थ्योरी में और श्रोडिंगर फॉर्मलिज्म में हमने ये कंसिडर किया था कि ये हैमिल्टोनियन हमारे पास कंप्लीट है, लेकिन ये हैमिल्टोनियन असल में कंप्लीट नहीं है। इसमें कुछ और टर्म भी यहाँ पे ऐड होंगी, तो इसमें करेक्शन की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो वहाँ पे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट होंगे। मीन्स कि वहाँ बोहर थ्योरी और श्रोडिंगर इक्वेशन में हमने जो इलेक्ट्रॉन का मास यूज़ किया वो हमने रेस्ट मास यूज़ किया, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन मोशन में है और हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो वहाँ पे जो मास होगी, तो मास वो रेस्ट वाली नहीं होगी बल्कि रिलेटिविस्टिक मास होगी। तो इस फार्मूला में वो हम रिलेटिविस्टिक करेक्शन करेंगे। दूसरे नंबर पर बोहर थ्योरी में और श्रोडिंगर फॉर्मूलिज्म में हमने इलेक्ट्रॉन का स्पिन कंसिडर नहीं किया था, जबकि असल में इलेक्ट्रॉन के साथ एक स्पिन डिग्री ऑफ फ्रीडम भी एसोसिएटेड है। उसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन के हैमिल्टोनियन में एक फैक्टर आएगा, तो वो फैक्टर भी हम एज ए करेक्शन के तौर पर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इस आज के इस लेक्चर में हमने जो हैमिल्टोनियन पढ़ा था हाइड्रोजन एटम के लिए, उसमें हम ये दो करेक्शन पढ़ेंगे। अगर हम बोहर क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को रिकॉल करें तो वो हमारे पास ये फार्मूला है, जहाँ पे आर वाई जो है वो बोहर की फर्स्ट ऑर्बिट के लिए रेडियस है। जहाँ पे जो क्वांटम नंबर हमने यूज़ किए थे वो हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और एन की वैल्यूज़ हमारे पास 1 2 3 और अप टू एन थी। एल की वैल्यू हमारे पास 0 से लेकर n-1 तक होती है। एल जीरो स्टेट को हमने 1s का नाम दिया था। जब मेरे पास n इज इक्वल टू 2 होगा तो वहाँ पे एल की दो पॉसिबल वैल्यूज होगी, 0 और 1। तो 0 को हम s स्टेट कहते हैं और 1 को हम p स्टेट कहते हैं। तो इस स्टेट को हम 2s2p लिखेंगे। अब चूंकि इस हैमिल्टोनियन में हमने करेक्शन नहीं की, तो इसको हम एच नॉट से डिनोट करते हैं कि ये हमारे पास नॉन रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन है। यहाँ पे हम जब रिलेटिविस्टिक करेक्शन करेंगे तो हम वहाँ पे रिलेटिविटी का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। अभी आप लोग इस फार्मूले से यूज टू नहीं है, तो अभी आप इसको इग्नोर कीजिएगा और आगे जब हम मज़ीद कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इस फार्मूले की समझ आ जाएगी। अगर हम करेक्शन की बात करें तो जब हम इस हैमिल्टोनियन के अंदर करेक्शन कर लेंगे, ठीक है, तो करेक्शन के बाद हमारे पास जो एनर्जी लेवल या जो स्पेक्ट्रम आएगा उसको हम फाइन स्ट्रक्चर कहेंगे। जिस तरह हमने हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेक्ट्रम वहाँ पे ड्रा किया था कि ये हमारे पास बामर सीरीज है, वहाँ पे हमारे पास लाइमन सीरीज थी, पी फंड सीरीज थी। तो अगर हम इस करेक्शन के बाद वो स्पेक्ट्रम ड्रा करेंगे तो उसको हम फाइन स्ट्रक्चर कहेंगे। तो फाइन स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास तीन किस्म की करेक्शन है, लेकिन इसमें दो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
पहली नंबर पे है रिलेटिविस्टिक करेक्शन। सबसे पहले रिलेटिविस्टिक करेक्शन हम काइनेटिक एनर्जी में करेंगे, क्योंकि वहां पे जो मास होगा, मास हमारे पास रिलेटिविस्टिक होगा, और रिलेटिविस्टिक मास रेस्ट मास के साथ इस तरह रिलेटेड है, m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉन के साथ स्पिन एसोसिएटेड है, तो इस स्पिन की वजह से इलेक्ट्रॉन वहां पे हम करेक्शन करेंगे। तीसरी नंबर पर है डार्विन करेक्शन। तो हम हर एक करेक्शन को बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रिलेटिविस्टिक करेक्शन। तो अगर हम रिलेटिविटी में एनर्जी और मोमेंटम का आपस में रिलेशन देख ले, तो हमारे पास ये होता है E इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर सी फोर। यहां से हम क्या कर लेते हैं कि एम स्क्वायर और सी फोर को हम यहां से कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 1 प्लस इस यहाँ पे 1 आ जाएगा, और m इस पी स्क्वायर सी स्क्वायर के नीचे एम स्क्वायर सी फोर की टर्म डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारे पास 1 प्लस और ये वाली टर्म आ जाएगी। यहाँ पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करते हैं। अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स पावर n हो, तो उसको हम यूं एक्सपेंड कर सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एन एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे n की जगह हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू हाफ है, तो जब हम इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा। तो ये बाइनोमियल थ्योरम जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे एम सी स्क्वायर, ये तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी है। अगर यहाँ देखें प्लस पी स्क्वायर टू एम, पी स्क्वायर टू एम हमारे पास इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पे एम सी स्क्वायर इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी प्लस पी स्क्वायर टू एम यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। और ये दोनों टर्म बोहर ने और श्रोडिंगर फॉर्मूलिज्म में यूज हुए थे। तो जो थर्ड टर्म आएगी एक्सपेंशन में, वो हमारे पास माइनस 1/8 पी स्क्वायर पी पावर 4 डिवाइडेड बाई एम क्यूब सी स्क्वायर। ये टर्म हमारे पास उन लोगों ने यूज नहीं की हैमिल्टोनियन के अंदर, तो लिहाजा हम इस टर्म को एज ए करेक्शन लेंगे। अगर हम इस टर्म को H1 मान लें कि ये हमारे पास नॉन रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन में हम ये टर्म ऐड करेंगे, तो हमारे पास इस टर्म को हम H1 कह देते हैं। अगर हम इस H1 का H0 के साथ रेशो ले रहे, H0 हमारे पास नॉन रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन है, तो ये हमारे पास Z अल्फा स्क्वायर आता है। और यहाँ पे अल्फा को हम अल्फा की वैल्यू हमारे पास इसके बराबर होती है, जिसको हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 137 होती है। तो यहाँ पे हमने H1 को एज ए परटर्बेशन लिया कि हैमिल्टोनियन जो हमारे पास थी उसमें हमने ये करेक्शन की, तो ये हमारे पास उस नॉन रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन में ये हमारे पास H1 एज ए परटर्बेशन यूज होगी, जिसकी वैल्यू जिसका रेशो नॉन रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन के साथ Z अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। अल्फा यहाँ पे फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है। तो H1 is only a small perturbation for small atomic number Z। अगर हमारे पास कम एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट होंगे, तो वहां पे H1 को हम एज ए स्मॉल परटर्बेशन यूज करेंगे। अब अगर ये हमारे पास परटर्बेशन करेक्शन टर्म है रिलेटिविस्टिक करेक्शन की वजह से, तो हम इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमेशा आप लोग दो स्टेट्स के दरमियान फाइंड करते हैं। हम जानते हैं कि जो हैमिल्टोनियन है और जो एंगुलर मोमेंटम स्क्वायर है, वो हमारे पास
कम्यूट करते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो आइगन फंक्शन है वो कॉमन होती है। इसी तरह H1 और LZ ये भी हमारे पास कम्यूट करते हैं। यहाँ पे अगर हम दो स्टेट लें, अगर हमारे पास एक स्टेट है जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, लेकिन वो अगर फर्दर स्प्लिट अप है दो स्टेट के अंदर Lm और L बार m बार, तो हम देखते हैं कि इस दो स्टेट के दरमियान जब हम हैमिल्टोनियन और एल स्क्वायर इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी। अगर हम H1 और एल स्क्वायर इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे H1 की वैल्यू पुट करेंगे तो H1 की वैल्यू हमारे पास ये है P, तो P वहाँ पे आता है, तो P का जब हम ऑपरेटर इस पे यूज करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी। और इसी तरह हमारे पास एल स्क्वायर है, एल की हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये दोनों टर्म हमारे पास जीरो हो जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑफ डायगोनल टर्म है हैमिल्टोनियन के अंदर वो हमारे पास जीरो हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट जो है वो हमारे पास दो स्टेट्स के दरमियान करेक्शन नहीं है, बल्कि ये एक स्टेट के दरमियान करेक्शन होगी, एक स्टेट में करेक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे जो ऑफ डायगोनल टर्म है वो हमारे पास वेनिश कर जाते हैं, जिस तरह यहाँ पे ये है। अगर एल एल बार के बराबर ना हो और एम एम बार के बराबर ना हो तो ये हमारे पास जीरो हो जाती है, इसको हम ऑफ डायगोनल टर्म कहते हैं। अब हम इसी रिलेटिविस्टिक करेक्शन के लिए जो हमने हैमिल्टोनियन की टर्म फाइंड की, इसको हम क्यों लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये ऑफ डायगोनल टर्म के लिए जीरो है तो इसका मतलब है कि डायगोनल टर्म के लिए इसकी नॉन जीरो वैल्यू होगी। तो हम डायगोनल टर्म में हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जब हम इसको NLM H1 को हम सैंडविच कर देंगे दो सेम स्टेट्स के दरमियान, तो हमारे पास जब इस H1 की वैल्यू हम पुट करेंगे और यहाँ पे H0 माइनस वी आर होल स्क्वायर ये वाला फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास ये H1 जब n पे ऑपरेट होगा, जब हम H1 की वैल्यू यहाँ पे लगा लेंगे तो हमारे पास H0 माइनस वी आर होल स्क्वायर आ जाएगा। तो जब H0 इस n पे लगा गया, n हमारे पास यहाँ पे वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ पे हमारे पास H0 स्क्वायर है, तो जब ये n पे लगेगा तो हमारे पास En स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह माइनस 2En वी आर एन एल जब ये ऑपरेट होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा, और इसी तरह वी स्क्वायर एन एन। यहाँ पे वी स्क्वायर आर के अंदर एक टर्म है 1 ओवर आर, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारे पास z डिवाइडेड बाई ए नॉट एन स्क्वायर के बराबर आती है, और इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारे पास z स्क्वायर ए नॉट एन क्यूब और एल प्लस हाफ के बराबर आती है। जब हम ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी की करेक्शन है वो हमारे पास ये आ जाती है H1 L Lm माइनस एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 Z अल्फा n पावर 4 n डिवाइडेड बाई Lm प्लस हाफ माइनस 3/4। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की डिपेंडेंस है, तो जब हम इसको शुरू वाले हैमिल्टोनियन में इस टर्म को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास रिलेटिविस्टिक करेक्शन कहलाएगी। दूसरे नंबर पर हमारे पास है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग आप लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन के साथ सिर्फ एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड नहीं है, बल्कि एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी एसोसिएटेड है, जिसको स्टर्न एंड गिलराज एक्सपेरिमेंट ने कंफर्म किया था। तो जब एक इलेक्ट्रॉन
किसी न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व करेगा तो उसके साथ एक स्पिन एसोसिएटेड होगा। तो स्पिन की वजह से उसके साथ एक मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो हम जानते हैं कि हर मूविंग चार्ज जो होती है उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसके साथ ये मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। अब इलेक्ट्रॉन के साथ दो एंगुलर मोमेंटा है, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम और एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो जब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रोटेट कर रहा है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ दो मैग्नेटिक मूवमेंट, एक स्पिन की वजह से और एक ऑर्बिटल मोमेंटम की वजह से, तो दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे उसकी इंटरेक्शन की वजह से एक एनर्जी करेक्शन टर्म हमारे पास आ जाएगी। तो उस टर्म को हमने यहाँ पे कंसिडर करना है। अगर हम उस करेक्शन टर्म को H2 मान लें तो हमारे पास इसके बराबर आ जाती है L डॉट एस। यहाँ पे जो कर्ली आर है ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर विद रिस्पेक्ट टू आर, और V हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल पोटेंशियल है। यहाँ पे हम V की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास L ये आ जाएगा। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर हम L डॉट एस, L हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है और S हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, अगर हम ये L डॉट एस फाइंड कर दें और इसमें पुट कर लेंगे तो हमारे पास स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से जो हैमिल्टोनियन में करेक्शन होगी वो आ जाएगी। अब हमारा जो टास्क होगा वो L डॉट एस को फाइंड करना होगा। अगर हम कंसिडर कर लें कि इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है ऑर्बिटल मोशन की वजह से, तो वहाँ उसके साथ जो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी और उसका जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है तो उस फील्ड बी के साथ इंटरेक्ट करेगा। मीन्स कि इलेक्ट्रॉन अपनी ही फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पे उस स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की फील्ड बी के साथ इंटरेक्शन की वजह से एक एनर्जी आ जाएगी जो कि हमारे पास माइनस म्यू एस डॉट बी होगी। तो ये हमारे पास इसके बराबर हो जाती है। अब यहाँ पे हम L डॉट एस की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम भी हो और स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी हो तो टोटल एंगुलर मोमेंटम को हम J से डिनोट करेंगे जो कि हमारे पास L प्लस एस के बराबर होगा। अगर हम इस J को हम स्क्वायर कर लें, ठीक है, तो दोनों साइड पे अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो हमारे पास J स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2L डॉट एस आ जाएगा। अब यहाँ से L डॉट एस की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस 2 को हम दूसरे साइड पे डिवाइड कर लेंगे। तो जब हम इस 2 को दूसरे साइड पे डिवाइड कर लेंगे और L स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर को दूसरे साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास L डॉट एस की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हम J स्क्वायर की अब मैग्नीट्यूड लगा लेंगे तो J स्क्वायर का जो मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पे J के ऊपर जो केब है हमें ऑपरेटर शो कर रहा है, लेकिन जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हमारे पास J इंटू J प्लस 1 आ जाएगा। और इसी तरह L की वैल्यू हमारे पास माइनस L प्लस 1 और इसी तरह S की वैल्यू हमारे पास माइनस S प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने L डॉट एस की वैल्यू फाइंड कर ली। अब जब हम इसको ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे
इस इक्वेशन में। तो हमारे पास जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम हमने जे लिया हुआ है, जो कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन मोमेंटम के बराबर होता है। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज होती है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वहां पे ये दो वैल्यूज लेंगे। तो जब हम इस एल डॉट एस को, जो कि हमारे पास एक ऑपरेटर है, इसको इस स्टेट पे अप्लाई करेंगे तो हमें आइगन वैल्यू मिलेगी। तो हमें यहाँ पे स्पिन अप के लिए एक अपर वाली वैल्यू मिल जाएगी और स्पिन डाउन के लिए डाउन वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे यूज करते हुए हमारे पास स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के लिए एक करेक्शन टर्म आ जाएगी। यहाँ पे जब हम इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे 1/r³ पे हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू के सिंबल डाल देंगे। तो अब हमारे पास बाकी तो इस फार्मूले में कांस्टेंट है, लेकिन 1/r³ की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू को जब हम फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा। तो इसको जब हम ऊपर वाले फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास H2 की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारे पास आ जाएगी NJ = L प्लस माइनस हाफ MJL। ये हमारे पास इसके बराबर आ जाएगी। अब हमारे पास जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक स्टेट आ जाएगा, और इसको इस स्टेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दूसरा स्टेट आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास दो पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं, एक L प्लस हाफ और एक L माइनस हाफ, ये स्पिन अप के लिए और ये स्पिन डाउन के लिए। अगर हम यहाँ पे J की वैल्यू पुट कर दें, जो कि हमारे पास L प्लस हाफ भी हो सकती है, L माइनस हाफ भी, तो जब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला टर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक स्पिन अप के लिए और एक स्पिन डाउन के लिए। अगर आपने स्पिन अप वाली के लिए एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आप लोग फिर यही वाली टर्म लेंगे। अगर आप स्पिन डाउन के लिए तो फिर आप लोग इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास इसके बराबर है। यहाँ पे एक और करेक्शन भी है, डार्विन करेक्शन, लेकिन इस करेक्शन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है एटॉमिक फिजिक्स में, तो लिहाजा हम इस करेक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे। हमने जो दो करेक्शन कंसिडर की थी, एक रिलेटिविस्टिक करेक्शन और एक स्पिन ऑर्बिट करेक्शन, तो उसके लिए हम एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हैं कि वो हमारे पास कैसे आएगा। यहाँ पे कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म हम यूज करेंगे। अगर हमारे पास n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, s हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर है और l एंगुलर मोमेंटम है और टोटल एंगुलर मोमेंटम j है, तो हम किसी स्टेट को जब हम डिफाइन करेंगे तो उसको हम यूं लिखेंगे n पावर 2s+1 और lj। क्योंकि यहाँ पे हम हाइड्रोजन लाइक एटम कंसिडर कर रहे हैं जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन की पॉसिबल वैल्यूज होती है वो हमारे पास 2s+1 = 2 होती है। तो लिहाजा हम इस 2s+1 वाले फैक्टर को हम ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये
ऊपर जो एक्सपोनेंट में हम टर्म लिखते हैं ये हमारे पास अंडरस्टूड होगी। अब अगर हम रिलेटिविस्टिक करेक्शन को के लिए जो फार्मूला यूज किया अगर हम उसको एनर्जी लेवल डायग्राम में फिट करने की कोशिश करें तो वो हमारे पास कुछ यूं होगा। सबसे अगर हम ग्राउंड स्टेट में करेक्शन की बात करें तो ग्राउंड स्टेट के लिए जो हमारे पास n होता है वो 1 होता है, l की वैल्यू 0 और l0 एसोसिएटेड होता है s स्टेट के साथ, और ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन के साथ जो स्पिन होगा वो हाफ होगा। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास आएगी J इज इक्वल टू हाफ, क्योंकि यहाँ पे L इज इक्वल टू 0 है। तो इस स्टेट को हम लिखेंगे 1 यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, S ठीक है, S हमारे पास क्योंकि ये हमारे पास S स्टेट है, L0 S स्टेट को कोरिस्पॉन्ड करता है, और इसके साथ जो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम J है वो हमारे पास हाफ है। तो इस ग्राउंड स्टेट को हम 1s हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम देखते हैं कि जब इसमें हम इसकी जो बोहर वाली एनर्जी है वो हमारे पास n इज इक्वल टू 1, अगर ये स्टेट है तो अगर इस स्टेट में हम करेक्शन करेंगे, इस स्टेट में अगर हम करेक्शन की वैल्यू डाल लेंगे यहाँ पे ये करेक्शन वाली टर्म, तो हम एनर्जी लेवल डायग्राम से देख सकते हैं कि ये लेवल हमारे पास डाउन हो जाएगा, मीन्स कि इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी रिलेटिविस्टिक करेक्शन की वजह से। n इज इक्वल टू 1 स्टेट था तो वो इससे एनर्जी लेवल डायग्राम में डाउन चला गया, तो वो लेस नेगेटिव हुआ। तो जब वो वैल्यू लेस नेगेटिव होगी तो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह जब हम अगर n इज इक्वल टू 2 ले लें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ले लें, तो हमारे पास n इज इक्वल टू 2 के लिए l की पॉसिबल वैल्यू जो होती है वो 0 और 1 होती है, और स्पिन टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास j इज इक्वल टू हाफ होता है। तो अगर हम l की वैल्यू 0 मान लें तो टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास j इज इक्वल टू हाफ आ जाएगी। तो इस स्टेट को हम u लिखेंगे क्योंकि हमारे पास n इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और s स्टेट है तो हाफ आ जाएगा। और इसी तरह जो दूसरा स्टेट हमारे पास इसके साथ आ जाएगा वो हमारे पास 2p हाफ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये स्टेट हमारे पास दो स्टेट्स में स्प्लिट हो जाती है, n इज इक्वल टू 2 हमारे पास दो स्टेट में स्प्लिट हो जाती है, एक में 2s1 हाफ 2p हाफ और दूसरे में 2p 3/2। अगर हम इसको एनर्जी लेवल डायग्राम में देख लें तो हमारे पास, तो जब n इज इक्वल टू 0 और 1 की वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे n इज इक्वल टू 2 स्टेट के लिए, तो हमारे पास j की वैल्यू अगर हम l इज इक्वल टू 0 पहले कंसिडर कर ले तो j की वैल्यू हमारे पास हाफ आ जाएगी, और इसके लिए हमारे पास दो स्टेट्स होंगे। इसके लिए हमारे पास एक स्टेट होगा 2s हाफ, लेकिन अगर हम l की वैल्यू 1 कंसिडर कर लें तो जब ये 1 स्पिन एंगुलर मोमेंटम के साथ आ जाएगा तो या तो हमारे पास 1/2 आ सकता है अगर स्पिन डाउन हो, अगर स्पिन अप हो तो हमारे पास 3/2 आ सकता है। तो मीन्स कि दो स्टेट्स हमारे पास आ जाएंगी। तो n इज इक्वल टू 2 स्टेट्स में हमारे पास जो स्टेट्स आएंगी वो हमारे पास 3 स्टेट्स बनेंगी। अगर हम इसको एनर्जी लेवल डायग्राम में देख लें तो n इज इक्वल टू 2 स्टेट में हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, 2p 3/2, 2s1 हाफ, 2p1 हाफ। लेकिन यहाँ पे जो ये 2ps1 हाफ और 2p हाफ जो है ये एक ही एनर्जी स्टेट को कोरिस्पॉन्ड करता है।
तो जब इस तरह के दो स्टेट एक ही एनर्जी स्टेट को कोरिस्पॉन्ड करता हो तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास डीजेनरेट स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे 2s1/2 और 2p1/2 ये दो डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम स्टेट एक ही एनर्जी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिहाजा हम कहते हैं कि ये हमारे पास डीजेनरेट स्टेट्स हैं। लेकिन यहाँ पे डिराक थ्योरी ने या हमारे पास जो रिलेटिविस्टिक थ्योरी ने हमें बताया कि 2s1/2 और 2p1/2 स्टेट डीजेनरेट है। लेकिन लैंग एक साइंटिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि हमारे पास ये दोनों स्टेट डीजेनरेट नहीं है, बल्कि जो 2p1/2 स्टेट है वो 2s1/2 स्टेट से एनर्जी में कुछ नीचे है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको एनर्जी लेवल डायग्राम से देख लें तो ये जो 2p1/2 स्टेट है ये इस स्टेट से नीचे होगा। ये बात लैब ने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की। अगर हम यहाँ से इसकी इंटेंसिटी की बात करें तो लैब शिफ्ट ने यहाँ पे दो लाइंस डिस्कवर की, एक 2s1/2 की वजह से और एक 2p1/2 की वजह से। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने कंसिडर किया कि जो बोहर और श्रोडिंगर ने जो हैमिल्टोनियन यूज़ किया था वो हमारे पास कंप्लीट नहीं था, उसमें करेक्शन की ज़रूरत थी। वो करेक्शन एक हमने रिलेटिविस्टिक करेक्शन की और एक हमने स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से जो एनर्जी कंट्रीब्यूशन होती है वो करेक्शन हमने की। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आगे जीमन इफेक्ट और स्टार्ट इफेक्ट पढ़ेंगे तो आपको इन करेक्शन की मजीद समझ आ जाएगी। थैंक यू।